हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, बहुत पहले से लगभग 4-5 दशकों से भारत में नफरत की राजनीति की जा रही है। 90 के समय में इस तरह की राजनीति को सफलता का स्वाद मिला, लेकिन यह राजनीति संविधान निर्माण के समय के पहले से ही की जा रही है। बल्कि यूं कहें कि इस राजनीति का जो एक हिस्सा है, जो धर्म आधारित नफरत करता है, उससे तो देश विभाजित भी हुआ, लेकिन जो जाति आधारित नफरत है, उससे भी किसको क्या फायदा मिला, यह जानना बहुत दिलचस्प है और जरूरी भी। तो भले ही सन 90 के आसपास से धर्म और जाति आधारित नफरत करने वाली विचारधाराओं को सत्ता मिलने लगी, कुर्सी मिलने लगी, लेकिन यह होता उसके पहले से था। तो सन 1990 से 2024 लगभग 35 वर्षों के राजनीतिक इतिहास पर मैं चर्चा करूंगा कि समाज के 5 वर्गों में से किसे इस नफरत की राजनीति से क्या मिला, किसने क्या खोया। सामान्य वर्ग, जिसमें मैं जातियों पर भी चर्चा करूंगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया और मुस्लिम समाज के सवर्ण, इसके अलावा जैन और बौद्ध समाज के सवर्ण, ये सब इसमें आते हैं, इसलिए इसमें अंदर भी चर्चा होगी। ओबीसी, जिसमें 2-3 तरह की जातियां आती हैं, भले वो ओबीसी की कैटेगरी में है, अलग अलग व्यवसाय के आधार पर कम जनसंख्या समूह की जातियां, अधिक जनसंख्या समूह की जातियां, अधिक जनसंख्या समूह की जातियों में भी जिसको कहते हैं मार्शल कौम, आम भाषा में लठैत जातियां। तो ये देखा जाएगा इन पर क्या प्रभाव पड़ा, इन्हें क्या मिला, क्या खोया। एससी समाज की जातियां, एससी समाज की जातियों में भी हम 3 तरह की जातियों की बात करेंगे। एक तो वे की जो अधिक संख्या की जातियां हैं और उनमें से भी जिन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई। दूसरे जो कम संख्या की जातियां हैं, अगर वो धर्म की राजनीति के साथ गई तो क्या मिला और जात की राजनीति के साथ गई तो क्या मिला, तो इस पर भी चर्चा करेंगे। एसटी समाज की राजनीति पर हम लोगों के पास बहुत ज्यादा चर्चा करने के लिए नहीं है, लेकिन एम फॉर माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक समाज पर क्या राजनीति का असर पड़ा है और अल्पसंख्यक समाज को धार्मिक नफरत खासकर की राजनीति से क्या मिला है। तो चलिए दोस्तों, पहले भारत के सामाजिक चित्र को देखते हैं, जो वास्तविक चित्र है। वास्तविक चित्र भारत का कुछ इस तरह से है। समाज एक पिरामिड नुमा संरचना है, जिसमें सबसे ऊपर सामान्य श्रेणी में आने वाले लोग हैं। क्योंकि मैं इनको ऊपर बना रहा हूं तो इनको ऊपर ही मान लीजिए, सामाजिक स्तर पर हैं, और इनके ऊपर होने के कारण ही नीचे वालों को आरक्षण मिला है। तो यहां जो मैं ऊपर और नीचे कह रहा हूं, इसको कोई बुरा मत मानिएगा, ये मानकर ही आरक्षण दिया गया है और समाज में भी प्रचलन में है। तो मैं अगर शब्द बदलूंगा तो समझना और संवाद करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सामान्य वर्ग है। इसके बाद ये बीच की जातियां हैं। ध्यान दीजिएगा, ओबीसी में सी फॉर क्लास होता है, कास्ट नहीं होता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है, मैं दुर्भाग्यपूर्ण बोल रहा हूं और फिर बोल रहा हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओबी यानी अदर बैकवर्ड को भी जातियों के आधार पर निर्मित कर दिया गया है, जबकि इसका फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लास है। फिर आता है शेड्यूल कास्ट, ये कास्ट है, यहां कास्ट है। और शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति, यानी वे जातियां जिनको लिस्ट बना करके अंग्रेजों के जमाने में उसमें रखा गया था। और शेड्यूल ट्राइब का मतलब जंगलों में रहने वाली जातियां। तो ये हो गया आपका सामान्य समाज, खासकर हिंदू समाज। बगल में मैंने एक जगह बना रखी है, ये अल्पसंख्यक समाज को मैंने दर्शाया है। अल्पसंख्यक समाज भी लगभग इसी तरह से है, भले उसमें जातियां नहीं पाई जाती होंगी, कहते हैं और इसको भी मानकर चलते हैं, लेकिन इसमें भी ऊपर का तबका मैंने बना दिया और नीचे का तबका चूंकि एससी में आता नहीं है तो मैंने ओबीसी में ही इसको रख दिया है। मैंने इसको ऐसे कर दिया क्योंकि अल्पसंख्यक समाज जो है वो केवल सामान्य और अदर बैकवर्ड क्लास में आता है, अन्य धर्मों के जो लोग हैं। क्योंकि एससी जो है वो जाति है, ये जातियों का समूह है और यह माना जाता है कि जातियां केवल हिंदू समाज में पाई जाती हैं। यही कारण है कि अन्य धर्मों के लोगों को एससी की कैटेगरी में नहीं रखा गया है और सारे के सारे एसटी हिंदू ही माने जाते हैं। तो मैंने इसको अब सही कर दिया, पुराने चित्र को जहां तक आपने देखा उसको स्वीकार करिएगा इस रूप में।
तो दोस्तों वास्तव में तो समाज में स्थिति इस तरह से है, लेकिन जब राजनीति की जाती है तो स्थिति इस तरह से बना दी जाती है। तो पहली बात मैं करता हूं अल्पसंख्यक समाज पर। अल्पसंख्यक समाज यहां सामान्य और ओबीसी वर्ग में बंटा है, लेकिन धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति के कारण खासकर मुस्लिम समाज का अल्पसंख्यक समूह किसी कैटेगरी के बिना एक वर्ग बन जाता है, पूरा अपना इनका एक ग्रुप हो जाता है। इस तरह से इनमें राजनीतिक एकता स्थापित होती है। आप कह सकते हैं कि धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति से जो नफरत की राजनीति है, मुसलमानों में एकता हो गई और इसका उनको फायदा माना जाए, क्योंकि किसी में एकता हो जाना फायदा है। प्रथम दृष्टया ये वास्तव में फायदा है कि नहीं देखा जाएगा, प्रथम दृष्टया है। तो यहां जो जनरल बचे, जनरल में कौन बचे? हिंदू जनरल। हिंदू जनरल को सबसे ऊपर कर लेते हैं। और एक बहुत बड़ा जो खेल होता है राजनीति में भी है और आरक्षण में भी है, तो इस चित्र को केवल राजनीतिक नफा नुकसान के लिहाज से देखा जाए। देखिए दोस्तों, यहां जब हम चित्र देख रहे हैं तो निश्चित तौर से ओबीसी समाज में आने वाली जातियां या समूह या लोग शेड्यूल कास्ट की श्रेणी में आने वाले लोगों से ऊपर हैं, चाहे वो सामाजिक स्तर हो, शैक्षणिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो, समाज में उनकी दबंगई का स्तर हो, स्वीकारोक्ति का स्तर हो, ये इनके बराबर नहीं है, इनसे ऊपर है। इसी नाते उनको अलग वर्ग में रखा गया। और जो नहीं मान रहा है वो नहीं तो फिर ये कह दे कि इन दोनों की दीवारें हटाकर तीनों की सब तो आरक्षित है, एक ही वर्ग बना दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सबको एक वर्ग में बना देंगे तो सारा मेरिट ये ले लेंगे, क्योंकि समाज हमारा पिरामिड नुमा है, लेयर्स उसमें है। तो ओबीसी समाज जो इनसे ऊपर है और जो जिससे ऊपर है सबने उसको सताया है। तो अब जरा ओबीसी समाज को देखिए। ओबीसी समाज जब यहां आता है तो ओबीसी समाज अपने को एससी और एसटी के बराबर कर लेता है। क्यों बराबर कर लेता है, जबकि वास्तव में बराबर नहीं है। जब लड़ाई आरक्षित और गैर आरक्षित वर्ग की होती है, आरक्षण बनाम गैर आरक्षण, सवर्ण बनाम अन्य की लड़ाई होती है, तो ओबीसी और एससी में जितने भी गैप हैं वो सब खत्म हो जाते हैं और ओबीसी, एससी और एसटी अगल बगल बैठ जाते हैं। क्या इससे वास्तव में कोई बदलाव होता है? जी नहीं, लेकिन इससे राजनीतिक ध्रुवीकरण तीनों का होता है। तो जब ये तीनों मिलकर राजनीतिक ध्रुवीकरण करते हैं एक साथ, तो इसमें नेता कौन बनेगा? जाहिर सी बात है कि सामान्य वर्ग के लोगों को निकाल देने के बाद, जनरल लोगों को निकाल देने के बाद जो शेष बचेंगे उनमें जो ताकतवर रहेगा वो नेता बनेगा। तो भले ही यहां पर कहने के लिए ये 85 हैं, कहने के लिए आरक्षित लोग हैं, लेकिन इन तीनों की स्थिति बराबर नहीं है। एसटी तो मान लेते हैं कि अपने अलग इलाकों में रहते हैं, इस नाते उनसे कोई उस तरह का टकराव नहीं है, लेकिन हर गांव समाज में ओबीसी और एसटी समाज के लोग रहते हैं और इन दोनों में उतने ही गैप है जितना जनरल और ओबीसी में है। अंतर है, इनका सामाजिक अंतर है। तो इनका नेतृत्व फिर कौन करेगा? इन दोनों में मजबूत कौन है? ओबीसी, तो ये नेतृत्व करते हैं। और जनरल को दो तरफा नुकसान होगा। इधर जो अल्पसंख्यकों में जनरल है, इसको जनरल मान लीजिए, क्योंकि ये बराबर पर आ जाता है अपनी धार्मिक एकता के कारण। भले इनके अंदर खाने पीने, उठने बैठने, शादी विवाह करने में ऊंच नीच होता होगा, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो सारे मुसलमान एक साथ हो जाते हैं। तो ये जो जनरल है जो यहां था, ये चूंकि पॉलिटिकल पावर में ये पीछे हो जाता है, इस नाते ये भी ओबीसी के बगल में खड़ा हो जाता है, बल्कि उसके पीछे खड़ा होता है। तो ये जो जातीय नफरत की राजनीति चल रही है उसका क्या अंतर होता है? धार्मिक वाला तो मैंने बताया। तो धार्मिक आधार पर नफरत पर क्या होता है कि अल्पसंख्यक समाज अलग थलग हो जाता है लेकिन एक साथ हो जाता है। लेकिन जब जातीय आधार पर नफरत हो रही है तो जातीय आधार पर नफरत में किसका फायदा हो रहा है? ओबीसी का। क्योंकि आप देखिए, अल्पसंख्यक समाज में जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो भले सामाजिक तौर पर इनसे ऊंचे माने गए, इनसे ऊंचे माने गए और उनसे ऊंचे माने गए, यहां देखिए, लेकिन जब राजनीतिक धरातल पर ये आते हैं तो क्योंकि धर्म की राजनीति चल रही होती है तो इसके बरक्स ये जातियों की राजनीति के पीछे खड़े होते हैं। और जब जातियों की राजनीति आरक्षण बनाम गैर आरक्षण पर होती है तो ये जो सवर्ण लोग हैं अल्पसंख्यकों में,
ये मजबूरी बस इन्हीं के पीछे खड़े होते हैं। ये क्यों नेतृत्व करते हैं? क्योंकि इनकी और इनकी तुलना में ये मजबूत है और ये चूंकि धर्म की राजनीति में निशाने पर होते हैं, तो भले इनकी एकता हो गई है, भले ये सब ऊपर नीचे की बजाय बराबरी पर राजनीति में व्यवहार आचरण करते हैं, लेकिन क्योंकि इनको हिट किया जा रहा है, इस नाते ये एक नेता खोजते हैं, नेतृत्व खोजते हैं। और नेतृत्व किसको खोजते हैं? नेतृत्व उसका स्वीकार करते हैं जो धार्मिक नफरत पर चल रही आवाज और राजनीति पर जोरदार हमला कर सके, तेज से भाषण दे सके, खूब उनको नीचा दिखा सके। ये हो गई स्थिति जाति आधारित समीकरणों की। अब फिर से लौटते हैं धर्म आधारित राजनीति पर। एक्चुअली धर्म आधारित राजनीति की क्यों जा रही है? तो जब हम आजादी के समय पर चलेंगे तो हमने देखा कि देश विभाजित हुआ हिंदू बनाम मुस्लिम पर। आजादी के ठीक पहले हिंदू और मुस्लिम में दंगे हुए, जिसके कारण से देश का विभाजन हुआ। अंग्रेज हमें विभाजित देश देकर गए। जब हम देश पा लिए थे तो हिंदुओं में, सवर्णों में, खासकर ब्राह्मणों में दो विचारधाराएं थी। एक विचारधारा कह रही थी कि अब इसको हम वर्ण व्यवस्था से चलाएंगे, धर्म से चलाएंगे, हमारा हिंदू राष्ट्र है। जबकि ब्राह्मणों की दूसरी विचारधारा कहती थी कि नहीं, हम इसको आधुनिक बनाएंगे, यहां संविधान लागू करेंगे, समानता का नियम लागू करेंगे और हम अपने को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित करेंगे। वो अपनी तुलना अमेरिका से, ब्रिटेन से, इन देशों से कर रहे थे। सत्ता उन्हीं के हाथ में आ गई, उन्होंने संविधान का निर्माण करवाया। लेकिन जो धर्म आधारित राष्ट्र चाहते थे वे सक्रिय रहे। जब वे सक्रिय रहे तो वे इस इंतजार में थे कि कब इस राजनीति में लोग जुड़ेंगे। लोग उनको तवज्जो नहीं दे रहे थे। सन 1990 तक धर्म आधारित राजनीति को कोई जगह नहीं मिली। तो 90 तक आरक्षण की राजनीति के लोग किस पर हमला कर रहे थे? आरक्षण की राजनीति में खासकर ये ओबीसी समाज, तब इनको आरक्षण नहीं मिला था और इनकी कुछ एक जातियां जो कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं दी है। जी हां, भारत के इतिहास में पता लगा है, बहुत सारी ओबीसी की जातियां जो मुखर राजनीति करती हैं, वो आजादी के बाद से 1990 तक, और अगर कांग्रेस गठबंधन में न हो तो कभी भी वोट नहीं दिए हैं कांग्रेस को। या जहां पे अब जब से भाजपा के खिलाफ उनकी नफरत हो गई, तब भले कहीं उनकी अपनी पार्टी न हो तो कांग्रेस को वोट दे देते हैं। यानी उस समय जब न तो धर्म आधारित राजनीति थी, न जाति आधारित राजनीति थी, सफल नहीं हो रही थी, तो भी इस समाज के लोग जनरल का विरोध करने के लिए कांग्रेस का विरोध कर रहे थे। यानी ओबीसी समाज जो है, उसमें से कुछ जातियां हैं, वो जनरल का विरोध करती रही है, करेंगे भी, क्योंकि इसके ठीक नीचे है, तो जहां कोई इस बॉर्डर पे रहेगा वो टकराएगा। बहुत सी जातियां हैं जो इस लाइन पर है बिल्कुल, तो यहां से तो विरोध करेगा ही वो। अच्छा, अब कांग्रेस को कौन कौन हटाना चाह रहा था? तो कांग्रेस को ये ओबीसी जातियों के कुछ लोग हटाना चाह रहे थे। बाद में समझ में आया किसको? आजादी के समय जो धर्म आधारित राजनीति करने वाले ब्राह्मण समाज का एक समूह था, आरएसएस, जनसंघ, इनको समझ में आया कि अरे हम अकेले तो नहीं है। अगर ये कांग्रेसी विचारधारा के, संविधानवादी विचारधारा के ब्राह्मण लोग इनको मिलाकर सत्ता में बैठे हुए हैं, और इसमें से भी बहुत बड़ा समाज इधर था, तो हम क्यों नहीं इसको मिलाकर के इनका विरोध कर दें। अब उनके साथ जब वो ये करेंगे तो एक दिक्कत थी। उन्होंने फौरन ओबीसी के कुछ जातियों को अपने साथ लिया और कांग्रेस का विरोध करना शुरू किया। जब ये कांग्रेस का विरोध धर्म के नाम पर करने लगे तो सबसे बड़ी समस्या ब्राह्मण जात के लोगों के सामने आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि जब धर्म के आधार पर ये विरोध करना शुरू किए तो यहां से कुछ लोग निकलकर हिंदू धर्म और ईश्वर देवता को गाली देने लगे। अब जैसे ही कोई हिंदू धर्म, देवता, ईश्वर को गाली देगा तो कांग्रेसी विचारधारा में जो ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण, धार्मिक मान्यताएं उनकी हैं, हिंदू जो भी हैं उनकी धार्मिक मान्यताएं हैं, तो वे उन मुसलमानों से हॉट टॉक करने लगे या दूर होने लगे जिनके साथ मिल करके और जिनके संरक्षण के लिए राजनीति हो रही थी। तो इस तरह से ओबीसी समाज जो है उस विचारधारा के ब्राह्मणों के लिए सत्ता का वाहक बना जो धर्म आधारित राजनीति कर रहे थे। आप कल्याण सिंह जो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं, उनकी जात पता लगा लीजिए, वो ओबीसी समाज से। तो लोग कहते हैं ना कि आरएसएस भाजपा में ब्राह्मण अंदर है लेकिन बाहर ओबीसी दिखते हैं। क्यों दिखेंगे? क्यों दिखते हैं? क्योंकि ओबीसी समाज का वह समूह बीजेपी में गया जो कभी कांग्रेस की तरफ नहीं हुआ करता था, कभी भी नहीं रहता था।
कारण क्या है कि ओबीसी समाज में कुछ ऐसी जातियां हैं जो मुसलमानों से नफरत रखती हैं, उनके अपने टकराव हैं, हुए होंगे, इतिहास है या उनका स्वभाव है। तो ऐसे में कांग्रेस कमजोर पड़ी। हम कांग्रेस एक पार्टी के तौर पर देखते हैं, कांग्रेस कमजोर पड़ी। कुछ ऐसी ओबीसी जातियां थी जो ये देख रही हैं कि अगर धर्म आधारित राजनीति आएगी तो भी ब्राह्मणों का दूसरा वर्ग आ जाएगा। इस नाते उन्होंने जाति की राजनीति की और पहले उन्होंने कांग्रेस को हटवाया। कांग्रेस जैसे ही कमजोर हो गई, जबकि कांग्रेस को तो दोनों ने मिलकर हटाया। भाई, धर्म आधारित राजनीति करने वाले ब्राह्मण, सवर्ण, धर्म आधारित राजनीति में सवर्णों का साथ देने वाले ओबीसी, कुछ एक एससी, और ब्राह्मणों से नफरत करने वाले ओबीसी, ब्राह्मणों की सत्ता किसी भी तरीके से ना आए उसको हटाने वाले ओबीसी, ये भले दोनों अलग अलग खेमे में थे, लेकिन कांग्रेस का तो सबने विरोध किया। तो कांग्रेस खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश बिहार की बात करें मोटे मोटे तो अब कांग्रेस से खत्म होने से क्या हुआ, अल्पसंख्यक कहां जाएगा जो सदा से कांग्रेस के साथ था। तो ये दोनों में से किस ओबीसी के साथ जाएगा? जाहिर सी बात है कि अल्पसंख्यक यानी मुसलमान उस ओबीसी के साथ नहीं जाएगा जो हिंदुत्व की राजनीति में है, बल्कि उसके विरोधी वाले खेमे में जाएगा। विरोधी वाले खेमे में दूसरा ओबीसी समाज है लोग ओबीसी से ही, वो दूसरा समाज है, उसके साथ अल्पसंख्यक जुड़ गए। तो हुआ क्या, ओबीसी का एक तबका चला गया सवर्णों के साथ, भाजपा को बना रहा है। ओबीसी का दूसरा तबका नेतृत्व कर रहा है और मुसलमानों को लेकर के समतावादी राजनीति भले कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी राजनीति अपने खुद को कुर्सी पाने की है। बुरा मत मानिएगा दोस्तों, मैं इसको साबित करूंगा कि कुर्सी पाने के लिए वो ये बात कर रहा है। नहीं तो जिस किसी नेता का नाम लीजिए, मैं उसके भाजपा से गहरे रिश्ते न बता दूं तो कहिएगा, गहरे राजनीतिक रिश्ते, कुर्सी पर बैठने के रिश्ते, अंदर खाने से गलबहियां एकदम साबित कर दूंगा, ले आऊंगा आपके सामने। अब चलिए जरा देखिए, तो अल्पसंख्यक समाज तब से इनके साथ हो लिया। एससी समाज की अगर बात करें तो ये बेचारा समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी ये छोटा बच्चा है, ये छोटा भाई है सबसे, मान लीजिए अभी ये बड़े भाइयों का खेल समझ नहीं पा रहा कि लोग कौन सा चीज बांट रहे हैं। तो ये अभी ये सोचा कि हमें और मिलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के समय में एससी समाज को बहुत मिला है। जिनको गफलत है अब वो आंकड़े उठाकर देख सकते हैं, और नहीं तो मुझसे मत पूछिए, रतन लाल जी से पूछ लीजिए, चंद्रभान प्रसाद जी से पूछ लीजिए, और मेरे पास एससी समाज के प्रतिदिन 10-15 लोगों के फोन आते होंगे। वे सब लोग यही बात करते हैं कि जितना कांग्रेस के समय में मिल गया उसके बाद नहीं मिला। हमें गाली देना आ गया, हमें लगता है कि हम स्वाभिमानी हो गए, लेकिन हकीकत में हमारी स्थिति खराब हुई है। तो एससी समाज को लगा कि जब ये गाली दे रहा है तो हम भी गाली दें। तो एक तो कुछ इसमें से गालीबाज नेता निकले, पता नहीं किसके कहने पर वो अलग राजनीति करने लगे, उनको सत्ता भी मिली है, उसका क्या नफा नुकसान हुआ उस पर भी चर्चा करूंगा। दूसरे कुछ लोगों को लगा कि अरे भाई, इधर बाबू साहब पंडित जी धर्म वाली बात कर रहे हैं, मुसलमानों से खतरा बता रहे हैं, तो उधर ही जाना है, तो उधर चले गए। तो इधर देख रहे हैं कि यादव जी, जाट साहब, कुर्मी साहब कह रहे हैं अरे इन्होंने सताया है, हम इससे बदला लेंगे, तो उधर चले गए। तो ये भी बट गए। तो बट गए तो कहां गए, या तो धर्म की राजनीति में या जात की राजनीति में। अब दोस्तों देखिए, धर्म की राजनीति में कौन है और जात की राजनीति में कौन है। धर्म की राजनीति में आपको मिलेगा, यहां मैंने लिखा है 1 जनरल, 2 ओबीसी, 3 एससी, 4 एसटी, 5 मुस्लिम, ये हमने क्रम लिखा तो यही नंबर यहां दे रहे हैं। तो धर्म की राजनीति में कौन गया, धर्म की राजनीति में गया 1, 2, 3, 4, 5 नहीं गया, 5 नहीं गया, इसको छोड़ दीजिए। जात की राजनीति में कौन गया, 2, 3, 4 और 5। तो यहां कौन नहीं है, 1, यानी सवर्ण यहां नहीं है जाति आधारित राजनीति में, और धर्म आधारित मुसलमान नहीं है। तो वास्तव में निशाने पर कौन है, ये जनरल और ये अल्पसंख्यक की आपस में एक दूसरे के निशाने पर है। धर्म की राजनीति चलेगी तो मुसलमान निशाने पर होगा, जात की राजनीति चलेगी तो सवर्ण खासकर ब्राह्मण निशाने पर होंगे। मुसलमानों को क्या मिला, मुसलमान इससे एकजुट तो हो गए, और ओबीसी लोगों ने इनको हिस्सेदारी भी दी, बहुत बड़े बड़े मंत्री बनाए। लेकिन एक गलती कर दी, क्योंकि ये गाली देकर के जज्बात भर रहे थे अपने लोगों में, तो मुस्लिम समाज से भी इन्होंने टिकट जिनको देकर मंत्री बनाया, जरा उनका हुलिया देख लीजिएगा,
खुद मुसलमानों के लिए उनका काम देख लीजिएगा। आजम खान जी को मैं थोड़ा सा उस कैटेगरी से बाहर रखता हूं। वो बौद्धिक व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं। शेष उन्होंने कभी पटांग बोला है तो वही राजनीति है, वही गंदा बोलने की, क्योंकि ये नफरतकारी राजनीति थी। तो यहां से भी वही लिया गया जो इंटेलेक्चुअल है। नहीं, क्या मौलाना अबुल कलाम आजाद लिए गए? नहीं, उनको नहीं लिया गया। यहां से लिया गया अतीक अहमद को, सीवान से लिया गया किसको आप जान ही रहे हैं। आप चुनाव में देखे होंगे कि लालू जी या रामविलास पासवान जी जब चलते थे तो एक आदमी अफगानिस्तान के तालिबानियों जैसे वेशभूषा पहन के साथ में टहलते थे। जैसे हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग तमाम संतों साधुओं के वेश में लोगों को टहलाते हैं, और वो भले संत साधु के वेश में व्यक्ति होता है, वो जब भाषण देता है तो एकदम जहरीली बात बोलता है, यानी वो वास्तव में साधु संत नहीं है। तो अल्पसंख्यकों को एक फायदा होगा, क्या लगा कि इनका सब लाभ हो रहा है, लेकिन एक इमेज इनकी खराब हो रही थी। अगर इनमें से कोई दार्शनिक, कोई बौद्धिक, कोई मौलाना अबुल कलाम शरीखा आ जाता तो उसको हम लोग याद करते। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने तो क्या किसी की है हिम्मत, चाहे कितना भी धर्म की राजनीति कर ले, उनको मुसलमान के नाम पर गाली दे दे, अब शब्द बकले? क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति को खोज के लाया गया था। मुलायम सिंह जी ने लाया था, तो किसी की 100% कहीं आलोचना होगी नहीं, सबकी उपलब्धियां और अच्छाइयां हैं। इसलिए मत सोचिएगा कि मैं ये वीडियो मुलायम सिंह यादव के खिलाफ बना रहा हूं या किसी के खिलाफ बना रहा हूं, मैं एक पूरी की समीक्षा कर रहा हूं। तो दोस्तों, हुआ क्या कि जब ओबीसी को सत्ता मिलती है 90 के बाद जाति आधारित राजनीति से, तो यहां से सब वही लोग पैदा होते हैं जो एकदम दहाड़ कर बोले। तो दहाड़ कर बोलने में क्या बोलना है, यहां के नेताओं को ठेकेदारी दी गई कि तुम अपने समाज को इकट्ठा रखो, तो ये धर्म के नारे लगा रहे हैं, और इनको ठेकेदारी है कि ये सभी आरक्षित वर्ग को एक साथ रखें। तो ये जाति शोषण का नकली इतिहास, असली इतिहास बताते हैं, जो भी हो, दोनों तरह का है, नकली में बताते हैं। कुल मिलाकर इनका हमला हिंदुओं पर और इनका हमला सवर्णों पर होता रहा। अब सवर्णों के पास क्या है, ऑप्शन एक है, जैसे अल्पसंख्यकों के पास। तो हम जैसे जो सवर्ण हैं, जो संविधान प्रेमी हैं, जो तार्किक हैं, उनके लिए कहीं जगह ही नहीं है। नफरत वाले में जाएंगे नहीं, और दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है, यहां भी नफरत ही है। अब कोई बुरा मत मानिएगा, देखिए ना कि जो बुद्धिजीवी नफरत की डोर पकड़ लिया उनकी पतंग बड़ी तेज उड़ने लगी। कहने को कहीं प्रोफेसर थे, लेकिन अब एकदम देखिए कौन सी भाषा बोल रहे हैं, धर सारे कटंगरी तोड़। अरे आप मंच से जब बोल रहे हैं तो इसके अलावा भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। और ये कहना कि ये किसने बनाया है, तो कौन सी ऐसी जाति है दोस्तों जिस पर कहावतें, लोकोक्तियां, मुहावरे, फुहड़, चुटकुले नहीं है। तो दोस्तों, अल्पसंख्यक समाज को फिर क्या मिला, एक खतरनाक पहचान मिली। और क्योंकि यहां केवल इसी के खिलाफ राजनीति हो रही है, मुसलमानों के खिलाफ हो रही है, तो जब ये सत्ता में आए तो इनका सारा प्रहार इन्हीं पर आया है। जब प्रचंड वेग से लौटे हैं तो सारा प्रहार इन्हीं को झेलना पड़ा है। और क्योंकि इनकी एकता तो आरक्षित वर्ग की जात पर थी, तो इस नाते इनके घर में जब आग लग रही थी बचाने भी नहीं जा रहे हैं। और बचाने जाए तो बचाए किससे? यहां केवल एक यानी जनरल ही थोड़ी है, ये 2, 3, 4 भी तो यहां हैं भाई। कुछ जातियां तो सवर्णों के खिलाफ राजनीति कर रही हैं, लेकिन बहुत सारी ओबीसी जातियां तो हिंदुत्व की राजनीति पर चल करके कुर्सी पर बैठी हुई हैं। दरअसल इन दोनों में एक अंतर और भी है कि यहां ये एक नंबर ने क्या किया, अपने को पीछे रखा हुआ है। ये एक नंबर अपने को यहां रखा हुआ है, आओ कुर्सी लो, क्योंकि उसने देखा कि यहां सब कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, सबको कुर्सी ही चाहिए। ये भले सवर्णों के खिलाफ नारा लगाते हैं, इसने हमारा शोषण किया, लेकिन कुर्सी अपनी जाति वाले को चाहिए। और समाज भी वही है। ये जो 1585 का नारा लगाते हैं, सच्चाई ये है कि कभी 85 नहीं है, ये झूठ है। ये सवर्णों को कहकर कुछ नहीं चढ़ाते। सवर्णों को लगता है कि ये किसको मूर्ख बना रहे हैं। अगर मैं सवर्ण के नाते सोचूं तो, और अगर मैं संविधानवादी होकर के सोचता हूं तो मुझे लगता है कि ये केवल ठग रहे हैं जनता को। नहीं तो आप ही बता दीजिए दोस्तों कि किसी इलाके से 3 पार्टियां जो प्रदेश में हैं, एक जयंत चौधरी की पार्टी है, एक अनुप्रिया पटेल की पार्टी है, एक अखिलेश यादव की पार्टी है। अगर इन तीनों को एक सीट से चुनाव पर खड़ा कर दिया जाए, कहीं भी तीनों, तो वहां इनकी जातियों में से कितने प्रतिशत होंगे जो उनको अपने को वोट न देकर के दूसरे जाति वाले को दे देंगे कि नहीं ये ठीक है, ये ओबीसी की सही बात करता है, ये 85 वाला है। समझ में आ जाएगा।
ऐसे मौर्य भाई लोग आजकल बुद्धिस्ट बन रहे हैं। अरे बुद्ध को समझो, दलित भाइयों ने उनको समझा है बाबा साहब के नजरिए से। ब्राह्मणों से नफरत हो गई है तो सोचते हो कि बुद्धिस्ट बन जाएंगे तो ब्राह्मण को हम पैर नहीं छुएंगे तो मत छुओ, कोई भी नहीं कहेगा कि आप पैर छुइए। लेकिन वहां जाकर के अगर आप उस समाज के साथ रोटी बेटी का रिश्ता नहीं रखेंगे, बराबर पे नहीं बैठेंगे, तो वहां ब्राह्मण ही बनने जा रहे हैं। क्योंकि यहां आप यहां ऊपर गद्दी पर है, तो यहां जो बुद्धिस्ट बनने जा रहे हैं इसके बराबर पड़ जा रहे हैं। और फिर कहते हैं कि हमारे नाम में तो मौर्य लगा है तो हम तो सम्राट अशोक के वंशज हैं। एक तरफ कहते हैं कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई, तो जब सम्राट अशोक भी मौर्य थे और मौर्य एक जाति है तो उनको भी ब्राह्मणों ने ही बनाया होगा। करेंगे किसी दिन चर्चा इस पर। मतलब क्या है कि धर्म बदलने के पीछे इनका जो कारण है अलग है, इनकी व्यवस्था थी, इनको कहीं जगह नहीं थी हिंदू धर्म में। ये पाप हुआ है, चाहे जिन किन्हीं कारणों से हुआ, लेकिन इनके साथ ही नहीं हुआ है। ये लोग राजनीतिक स्वार्थ में यहां भी हैं और यहां भी हैं। ये बहुत बड़े तादाद में राजनीतिक स्वार्थ में यहां भी है, यहां भी है। तो जब से धर्म और जात की नफरत की राजनीति चली तो यहां मुसलमान वोट दे रहा है और ओबीसी शासन में है, वहां जनरल वोट दे रहा है और वहां भी ओबीसी शासन में है। तो फिर यहां जो एससी खड़ा है वो कहां जा रहा है? यहां बल्कि एससी एसटी को कहीं ना कहीं चाहे प्रतीकात्मक ही जगह दी जा रही है, यहां नहीं जगह दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती है? क्योंकि यहां सारी कुर्सी तो घर वालों को ही चाहिए। मुख्यमंत्री हटता है तो अपनी बीवी को बना देता है। अब यही सीख रहे हैं ये लोग भी। देखिए बनाए तो थे पहले चंपई सोरेन को, उन्होंने धोखा दिया तो फिर कल्पना सोरेन को बनाना पड़ा। तो इस तरह से जो धर्म और जाति आधारित नफरत चली है 1990 से, उससे सबसे ज्यादा फायदा ओबीसी समाज को हुआ है। अब यहां एक बात और देखिए कि ये भले जब 85 का नारा लगाते हैं, बहुजन एकता का नारा लगाते हैं और अपने नेतृत्व में कभी इनको ले भी लेते हैं, जैसे 1993 में लिया गया था जब कांसी राम और मुलायम सिंह जी मिले थे, तो ये इनको सीएम नहीं बनाएंगे। रामविलास पासवान जी के पास एक ही बार घर की चाबी आई थी, उनका चुनाव चिन्ह घर, लेकिन वो चाबी लिए घूमते रह गए, लेकिन ताला नहीं खोलने दिया, न तो नीतीश कुमार ने, न तो लालू प्रसाद यादव ने, जबकि वो सन 90 से पहले से ब्राह्मण विरोधी राजनीति करते थे। बाद में रामविलास पासवान जी की आंख खुल गई, वो समझ गए और तब मौसम विज्ञानी बन गए। फिर हमेशा या तो भाजपा या कांग्रेस के साथ रहे हैं, इसको लिख लेना। और इसी नाते आज उनका बेटा कहता है कि मेरे दिल में तो मोदी जी हैं, कहो तो हनुमान जी की तरह सीना फाड़ कर दिखा दें, तो लोग कहते हैं कि तो हिंदू हो गया। उसने देखा कि हम 85 के नारे में थे तो हमें पीछे घुमाया, जगह कभी नहीं दिया, ये तो हमको जगह दे दी। तो यहां और यहां में अंतर है। यहां जो नेता है वो वोट बैंक नहीं है, नेता ओबीसी समाज का वोट बैंक अल्पसंख्यक है, लेकिन यहां जो वोटर है वही यहां डिसाइडर भी है। यहां जो वोटर है वो डिसाइड नहीं करता, वो पॉलिसी मेकर में नहीं है। लेकिन यहां जो धर्म की राजनीति चलती है उसमें पॉलिसी मेकर ये है, लेकिन फिर वो केवल पॉलिसी मेकर ही है, वो कुर्सी पर नहीं बैठता। वो कुर्सी पर बैठाता है एससी को, एसटी को। तो यहां तक कि जो सवर्णों के खिलाफ राजनीतिक पार्टियां बनी उनको भी समर्थन दे देता है, और रबर स्टांप तो अपने पार्टी का बनाता है। बाहरी पार्टी में तो मायावती जैसे तेज तर्रार नेता को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बना देता है। मान लीजिए, कोई दिक्कत हमको नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कुर्सी खाली रखेंगे, और अगर यहां कुर्सी खाली है ना और हम सक्षम है कि हम किसी को बैठाएं तो बहुत से लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे। तो जहां इन लोगों ने मतदाताओं को अपने पीछे किया, इन्होंने जो वोट लेकर आएंगे उनको अपने सामने खड़ा करा दिया लाइन में। मुझे मेरी जात से मत जांचना दोस्तों, लेकिन इन नेताओं को इनकी जातियों से जांच लेना। यहां जो बैठे हैं वो कुर्सी खाली रखे हुए हैं। आओ तुम बैठो, अच्छा राजभर आओगे? हाँ आ जाओ भैया। अनुप्रिया पटेल आ जाओ भैया। जयंत चौधरी तुम भी आ जाओ। अच्छा वो सहनी, हाँ आ जाओ। संजय निषाद, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो भाजपा में है वो तो है ही हैं, जो अपनी अपनी पार्टियां बनाए। क्यों बनाए? इसलिए बनाए कि जो ओबीसी के नाम पर लामबंदी कर रहे थे 90 में, वो अपने घर वालों को ही सारी कुर्सी और चाबी दिए हैं। प्रोफेसर रविकांत जी ने एक बात एक दिन बहुत धीरे से जो कही थी, उसको आज मैं तेज तेज कह रहा हूं। इन्होंने नारा हिंदुत्व का नहीं लगाया था, इन्होंने नारा यादव का नहीं लगाया था, इन्होंने नारा कुर्मी का नहीं लगाया था, इन्होंने नारा जाट का नहीं लगाया था,
इन्होंने नारा लगाया था 85 का, लेकिन सारी कुर्सी, सारी मलाई, सारी जगह अपने बैठ रहे थे। तो इसमें लाभ किसको मिला? सबसे ज्यादा लाभ ओबीसी की कुछ जातियों को मिला। कौन सी जातियों को? अब यहां आइए। जो ऊपर की जातियां हैं, जिनको जो अपने आप को मार्शल कौम कहती हैं, लठैत जातियां हैं। हरियाणा में देखिए जाटों ने पार्टी बना ली, कांग्रेस में भी है, भाजपा में भी है, तब भी अपने सत्ता में है। उत्तर प्रदेश, बिहार में यादव समाज अधिक संख्या में है, ठीक सवर्णों के बाद वो आता है, इन्होंने अपनी पार्टी बना ली। लेकिन इनकी टकराव तो यहां तक है कि नीतीश कुमार को कभी लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री नहीं बनने दिए, भाजपा ने बनाया, जबकि वो भी यहीं से राजनीति करके वहां गए हैं। आज बुढ़ापे में कृतज्ञता ज्ञापित कर रहे हैं, हर्ष में मोदी जी का पैर छू रहे हैं, क्योंकि अटल जी तो है नहीं। कुछ दिन में मायावती जी को भी समझ में आ जाएगा। वैसे तो उनको व्यक्तिगत तौर से आ चुका है कि बनाता कौन है, त्याग किसमें है। एक बात और बता दूं दोस्तों, कि वैसे तो कोई किसी को गाली न दे, लेकिन ये हमारे भाई अगर गाली देंगे ना तो थोड़ा यहां बर्दाश्त हो जाएगा, जाने दीजिए, बहुत सताया गया होगा। धार्मिक मान्यताएं ऐसी थी कि जिसमें वो वास्तव में बहुत गलत जीवन जी रहे थे। लेकिन अब ये लोग लगेंगे गाली देने, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। तो इनके पीछे मत खड़े होइएगा, इनको अपने पीछे करके खड़ा होइए, राजनीति में आप आगे हो जाएंगे। फार्मूला बता रहा हूं। तो ये लोग राजनीति में अब इनको नेतृत्व दें। ये तो अलग इलाके में रहते हैं, ये हर इलाके में नहीं है। एससी समाज को नेता बनाइए और पीछे खड़े होइए, और गाली की राजनीति मत करिए। एससी समाज के लोग इस देश को उस तरह से ले चले नेता बनने के बाद, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश को लेकर चले थे। और नहीं तो कोई भी सत्ता में जो बैठे, ये संविधान दिखाकर उसको बांध दीजिए कि हमारी वोट की ताकत से बने हो, चलाना इसी के अनुसार है। नफरत बिल्कुल नहीं, न्याय 100% देना है। समझ में आने लगेगा। तो दोस्तों, इस संरचना को जो इस रूप में ढाला गया, इसमें सबसे फायदे में यह है कि वास्तव में तो ये इससे ऊंचा है, इससे ऊंचा है, और ये बगल में लटका है अल्पसंख्यक। इस नाते जब ये यहां से इसको गाली देता और अपने नीचे पीछे वालों को अपने पीछे खड़ा कर लेता है, तो यहां ये बहुत ताकतवर दिखता है। लेकिन ऐसा करने के लिए जब ये आरक्षण की बात करता है, संविधान की बात करता है, तो अपने को आरक्षित वर्ग होने के नाते बराबर कह लेता है, और तब 85 बनाम 15 की बात करता है, जबकि वास्तव में सबसे ज्यादा कुर्सी चाहिए इसी समाज को, जिसको जाति आधारित मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर धर्म वाले तो कुर्सी खाली करके बैठे हैं। उनके यहां कोई चंद्रगुप्त आए या हर्षवर्धन, सबके लिए कुर्सी बन जाती है। तो जिसको यहां नहीं मिलती हो वहां चला जाता है, और बार बार आना जाना जाना आना लगा रहता है। तो अल्पसंख्यक समाज को क्या मिला? थोड़ी सी खुशी और ज्यादा लांछन। सवार समाज को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। हमेशा गाली, ताने, पुरानी सारी कुरीतियां इनके सिर पर डाल दी गई। और जो संविधान को लेकर चल रहे थे, तो ये समाज और ये समाज सिर पर बैठाया था। इसमें से भी कुछ समाज उन सब ने फेंक दिया। तो न इनके पास विज्ञान बचा और न धर्म को लेकर चल पाएंगे, क्योंकि धर्म को जैसे ही उठाएंगे वैसे ये लोग उसमें से कुरीतियां गिराने लगेंगे। उनका बचाव कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। वैसे भी इन लोगों ने धर्म सुधार में बहुत काम किया है, लेकिन जब धर्म को लेकर चलेंगे तो कुरीतियों को भी ओढ़ना पड़ जाएगा। जब धर्म के बगल में चलेंगे तब तो कुरीतियों पर चर्चा कर लेंगे। तो इस नाते ये आज बहुत परेशान हाल में है। ये वोट बैंक बन गए, ये वोट बैंक बन गए। इनको पता है कि अब इसके बाद मेरी बारी आएगी, लेकिन ये तो हर बार आगे सरका दे रहा है। हाँ, इसमें अपने में ही फूट है। आप हरियाणा से लगाए बिहार तक देखिए, ओबीसी की जात के नेता बनते जा रहे हैं, अपनी अपनी जातियों को लेकर अलग होते जा रहे हैं। और अलग होकर के फिर वो इनके पीछे नहीं खड़े हो रहे हैं, इनके साथ खड़े हो जा रहे हैं। तो जरा इनको भी अकल लगानी चाहिए कि अब इनके पीछे खड़ा न हो, या तो खुद से अपनी अहमियत तलाशें। और तलाशी किसमें? संविधान में, नफरत में नहीं, मुसलमान बनकर नहीं, भारत का नागरिक बनकर, संविधानवादी बनकर। भले 2-4 चुनाव हारिए तो हारिए भाई, 2014 से अब तक तो हार ही रहे हैं ना। लेकिन एक बार हारने के बाद भी आप जो इनसे नफरत कर रहा है उसके पीछे मत खड़े होइए। मुसलमानों को मेरी सीख है, क्योंकि ये तुमको वोट लेकर के पहले यहां जाएंगे, फिर राजभर बन जाएंगे, फिर ये नीतीश कुमार बन जाएंगे। तो तुम यूज मत हो। और सवर्णों को तो अकल नहीं आ रही है कि तुम्हारे पूर्वजों ने जिस देश का विकास किया आजादी के बाद, आजादी से पहले, आजादी की लड़ाई में जो योगदान किया है,
तुम सबको भूल करके ऐसे पाखंड की चादर को लपेट रहे हो कि तुम्हारी बौद्धिकता पर सवाल होने लगा है। और एससी भाइयों, आप ये मत सोचिए कि आपको ही तभी मिलेगा जब आप ही कुर्सी पर बैठो, क्योंकि कोई आप ही है ही नहीं, सब जातियों में है। आप कितना भी नारा लगा लीजिए, जब जाटो, चमार, मोची, कोरी, कोली और न जाने कितना दुसाध, इतनी छोटे छोटे लेयर्स में आपस में नफरत है। जब मैं वीडियो बना रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, तो जान रहा हूं, जब निषाद जात के 4 उपजातियां हैं और आपस में रोटी बेटी नहीं है, तो बिंद है, मलाह है, साहनी है, न जाने कौन कौन है। तो क्या ये जो महज 50, 60, 100 साल पहले ये लिख दिया गया एससी, ये लिख देने सब एक हो जाएंगे? नहीं होंगे। इसलिए किसी के खिलाफ एक मत होइए। आप सबके लिए मानवीय गरिमा का भाव रखिए और आपकी स्वयं की मानवीय गरिमा को कोई क्षतिग्रस्त न करे, इसके लिए बिल्कुल चैतन्य रहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी मानवीय गरिमा पर कहीं कोई प्रहार होगा तो केवल आपकी जाति या आपके एससी वर्ग के लोग ही सवाल उठाएंगे। दूसरे जाति वर्ग के लोग भी सवाल उठा रहे हैं, उठाएंगे। और यही संविधानवाद है और यही तर्कवाद है, यही मानवतावाद है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों से बचिए। कुछ लोगों को लगा होगा कि तब तो भैया ये पंडित जी सब कुछ घुमा फिरा करके ओबीसी के ऊपर की जातियों के खिलाफ बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जब आप जातीय नफरत की बात करेंगे तो हम आपके खिलाफ उसी तरह से हैं जैसे उन सवर्णों के खिलाफ हैं जो धार्मिक नफरत फैला रहे हैं। तो इस देश में किसी विचारधारा का पिट्ठू नहीं बनना है, सिर्फ संविधान का और राष्ट्र के कल्याण का स्वप्न देखना है, उसी के लिए प्रयास करना है। एससी समाज को 90 से पहले जो मिला था वो वास्तविक था, और 90 के बाद जो मिला है गुदगुदी जैसा है, खुशी खुशी सा फील तो हो रहा है, बट कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। और जो लोग ये सोचते हैं कि ब्राह्मणों को बड़ा लाभ हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, वर्ण आश्रम धर्म आ जाएगा, तो हे मेरे भाई भूलिए मत। देश को मूर्ख बनाने के लिए 2-4 ही चाहिए होते हैं। पढ़ाने लिखाने, विद्वान बनाने, न्याय दिलाने, उपचार करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है। पुल बनाने, घर बनाने, यानी इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, पायलट, इनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है देश को। और ब्राह्मण इन कार्यों में लगे हुए हैं। ऐसा करके उन्होंने देश का विकास किया है। तो अगर वर्ण व्यवस्था के सपने संजोने लगेगा ब्राह्मण और फिर चला जाएगा वर्ण आश्रम धर्म में, वो भी बीच वाली जो मूल थी, तो किसी को आएगी ही नहीं, तो उसका खुद का भी पतन होगा और देश तो बचेगा ही नहीं। इससे साबित होता है कि जब तक ये जात की राजनीति बंद नहीं होगी तब तक धर्म की राजनीति को भी ईंधन मिलता रहेगा। क्योंकि जब जात की राजनीति यहां से तेज होती है, जिसमें सवर्णों को गाली दी जाती है, तो हम जैसे बुद्धिजीवी ब्राह्मण कसमसा कर रह जाते हैं। वो यहां सामूहिक तौर से गाली सुन रहे हैं, और यहां अगर कोई तर्क सम्मत बात कर रहे हैं तो उनका सारा वोट तो अपने पास से चुरा ले रहा है और ये यही गाली दे रहा है। तो हम जिस जनमत को तैयार कर रहे हैं वो जनमत जा तो रहा है संविधान के नाम पर, लेकिन जो उसका नेता है वो गालीबाज है, और गालीबाज होने के नाते हमारे द्वारा जो बौद्धिकता से वोट तैयार किया गया वो तो फिर उसी तरह से गाली देने में काम आ गया, जिस तरह की गाली देने के कारण हम अपने समाज के खिलाफ हैं कि धर्म आधारित राजनीति भी बंद होनी चाहिए। इनको केवल खुशफहमी है और इस समाज के लिए तो भी कुछ बहुत कहने लायक नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। सब लोग समझिए, मैं नहीं कहूंगा कि एक वर्ग के रूप में, बल्कि हर एक व्यक्ति के रूप में समझे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। संयत भाषा में आप दीजिएगा, क्योंकि यहां बात संविधान की होती है। संविधान पर लिखी मेरी इस पुस्तक को यदि आप मंगाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके मंगा सकते हैं। वीडियो पर आपकी प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब करिए। जय संविधान।